नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक चल रही है। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है। चर्चा होगी। एमएसएमई उद्यमियों के लिए बीमा पॉलिसी का प्रस्ताव रखा जाएगा। उद्यमियों को 5 लाख का दुर्घटना बीमा कवर देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस बैठक में पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई उद्यमियों को मिलेगा लाभ। बता दें कि 400-220 केवी बिजली उपकेंद्र के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा जाएगा। राष्ट्रीय विधि विवि प्रयागराज के नाम को लेकर भी प्रस्ताव रखा जाएगा और नाम बदलने को लेकर भी कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति विवि के नाम की मिल सकती है मंजूरी। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। दोपहर 12:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की ब्रीफिंग होने जा रही है और लोक भवन के मीडिया सेंटर में कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी। तो कई अहम प्रस्ताव है जो कि रखे जा रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, अभी भी मीटिंग चल रही है, 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ब्रीफिंग होगी, क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए अभी आज योगी कैबिनेट की जो है वो बैठक चल रही है। आज अलग अलग विभागों के कुल 25 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनपे मोहर लग सकती है। छोटे उद्यमियों की दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए देने के एमएसएमई विभाग के प्रस्ताव को रखा जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज के नाम को बदलने पर भी जो है वो मंजूरी मिल सकती है। 35 करोड़ पौधारोपण के लिए वन विभाग को सभी को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराने पर जो है इसका भी प्रस्ताव रखा जा सकता है। इसके अलावा कई और अन्य विभाग हैं जिसके प्रस्तावों को आज इस बैठक में रखा जा सकता है। कैबिनेट ब्रीफिंग इस समय चल रही है। मुख्यमंत्री लोक भवन में मौजूद हैं। वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों के साथ में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। उसमें इन सभी प्रस्ताव को रखा जा सकता है। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव जो रखे गए और किन प्रस्ताव को मंजूरी मिली वो अब से महज कुछ देर बाद जैसे ही बैठक समाप्त होगी उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग जो है वो की जाएगी। 12:30 बजे का वो वक्त है। लखनऊ के लोक भवन में मीडिया सेंटर में जो है ये ब्रीफिंग की जाएगी जिसमें सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि आज की इस कैबिनेट बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव जो थे उनको रखा गया है और किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जी बिल्कुल, 12:30 बजे जो ब्रीफिंग होने वाली है उसमें साफ तौर पे पता चल जाएगा। लेकिन जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है प्रियम कि बैठक में यूपी टाउनशिप नीति 2023 को भी मंजूरी मिल सकती है। कितना खास हो जाता है ये यूपी के लिए? देखिए कई प्रस्ताव हैं जिनको रखा जा सकता है जिसमें यूपी टाउनशिप नीति को भी माना जा रहा है। 2023 को भी जो है आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और उसको कैबिनेट की बैठक में जो है वो मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव जो है उनको भी रखा जाएगा। कुल जो जानकारी अभी तक है उसके मुताबिक 25 प्रस्ताव आज इस कैबिनेट बैठक में रखे जाएंगे। अलग अलग विभागों के प्रस्ताव होंगे जिसके अंदर जिनको कैबिनेट से अप्रूवल की आवश्यकता है तो उन प्रस्ताव को इसमें रखा जाएगा। अयोध्या में राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी के प्रबंधन के लिए जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और राज्य सरकार के बीच में एमओयू में कुछ बदलाव किए जाने की आवश्यकता है तो उसके प्रस्ताव को भी आज इस कैबिनेट बैठक पे रखा जा सकता है। ठीक इसी तरीके से देखें तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम परिवर्तित करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज रखने जो है वो भी प्रस्ताव आज इस बैठक में लाया जा सकता है। बैठक में उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा सेवा की स्थिति संशोधन की नियमावली के प्रस्ताव को जो है उसको भी आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। तो ये अलग अलग विभागों के प्रस्ताव है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ब्रीफिंग होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन प्रस्तावों को आज इस बैठक में रखा गया था और किन किन प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, ब्रीफिंग में तो पता चल जाएगा साफ तौर पे। लेकिन एमएसएमई उद्यमियों के लिए भी बीमा पॉलिसी लाई जाएगी और अगर ये पॉलिसी यूपी में आ गई तो काफी ज्यादा सहायक के रूप में खड़ी हो जाएगी उद्यमियों के लिए। बिल्कुल, देखिए उनको सुरक्षा कवच के तौर पर कह सकते हैं कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि उनको जो छोटे उद्यमी हैं जो छोटे व्यापारी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो है वो दुर्घटना बीमा जो है वो दिया जाए ताकि अगर कहीं किसी को कुछ होता है तो उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक रूप से मदद की जा सके। और इसके लिए एमएसएमई विभाग ने आज इस कैबिनेट में माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को भी लाया गया होगा और उसमें देखना होगा कि कैबिनेट क्या कुछ इस पर चर्चा करती है, किस तरीके से इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है। बिल्कुल, तो 12:30 बजे जो ब्रीफिंग हो रही है उसमें साफ तौर पे पता चल जाएगा किन प्रस्ताव पर मोहर लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियम तमाम जानकारियों के लिए आपका।
तो योगी कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है। 11 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है। ऐसे में 12:30 बजे पता चल जाएगा किन किन प्रस्ताव पर मोहर लगी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, यूसीसी 3 तलाक कानून पर पीएम के बयान का ये पूरा मामला है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हुई है इस पे बैठक। यूसीसी के मुद्दे पर बोर्ड के पदाधिकारी ऑनलाइन जुड़े हैं। हम शुरू से यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, AIMPLB का कहना है। 2018 में विधि आयोग को जवाब दे चुकी है। समान नागरिक संहिता देश हित में नहीं है। तो AIMPLB का साफ तौर पे कहना है कि शुरू से हम इसका विरोध कर रही हैं और 2018 में हम इस पे जवाब दे चुके हैं विधि आयोग को। समान नागरिक संहिता देश हित में नहीं है। यूसीसी पर जवाब के लिए अब 6 महीने दिए जाए। जल्द आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और जनता यूसीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराए। ये साफ तौर पे AIMPLB का यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है। ये मीटिंग उनके द्वारा की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मीटिंग हुई है और इसमें उन्होंने कहा है कि 6 महीने का हमें वक्त दिया जाए जवाब देने के लिए। जल्द आयोग के अध्यक्ष ये मुलाकात भी करेंगे। तो ये मीटिंग हो रही है और यूसीसी का मुद्दा जो है अब उठते हुए नजर आ रहा है। जनता यूसीसी के खिलाफ विरोध दर्ज कराए। AIMPLB का साफ तौर पे कहना है यूसीसी 3 तलाक कानून पर पीएम के बयान का ये पूरा मामला है। इसको लेकर मीटिंग चल रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। पीलीबंगा उपखंड क्षेत्र के चक 2 NSW की रोही में 4 लोग खेत में बनी डिग्गी में सुरंग लगाकर पाइपलाइन डाल रहे थे। तभी अचानक मिट्टी धंसने से मिट्टी के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक हनुमान और वीरेंद्र बेनीवाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की देरी के चलते मौत होने का आरोप लगाया है और CHC के आगे धरना प्रदर्शन किया। तो मिट्टी ढहने से 2 लोगों की जान चली गई है और बता दें कि परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है और ऐसे में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि समय पे एम्बुलेंस नहीं आई जिसकी वजह से इन लोगों की जान चली गई। वक्त रहते अगर एम्बुलेंस आ जाती जान बचाई जा सकती थी। फर्रुखाबाद SDM में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिसके बाद SDM ने अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि SDM ने सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड, लेबर रूम और CSC के टॉयलेट देखे, जहां गंदगी मिलने पर उन्होंने अधीक्षक डॉक्टर विपिन सिंह को बेहतर साफ सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें सूचना मिली थी कि CSC में बाहर से दवाइयां लिखी जाती है, जिस पर उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कुछ मरीजों से बातचीत की और कहा है कि अब किसी भी हाल में बाहर से दवाइयां नहीं मंगवाएंगे। सरकार की ओर से प्रत्येक दवाई CHC को उपलब्ध कराई जाती है और इसलिए हर दवा CHC में ही मरीजों को उपलब्ध मिले। रायबरेली में लालगंज थाना इलाके में डंपर की चपेट में आकर 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। दरअसल दोनों भाई किसी काम से बाहर गए थे और काम निपटाकर आने के दौरान तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस ने डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुरादाबाद में ईद पर कुर्बानी के लिए ट्रक से उतारे जा रहे भैंसों ने अपना रौद्र रूप दिखाया। ट्रक से उतारने के दौरान भीड़ को देखकर जमकर उत्पात मचाया। कई लोग को पटक दिया गया है। भैंसों को काबू करने के प्रयास में कई लोग चपेट में आकर घायल हो गए। वहीं बेकाबू भैंस भीड़ से निकलकर कई लोगों को कुचलते हुए भागा है। कई किलोमीटर दूर भागने के बाद थकने पर उसे पकड़ा गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
कुर्बानी के लिए ट्रक में आया भैंस जो है वो उत्तेजित हो गया और तुरंत नीचे उठ के बाकी लोगों को दौड़ाया भैंस द्वारा। कई लोग घायल भी हुए हैं इस पूरे प्रकरण में। बता दें कि भैंस जो है काफी उत्तेजित नजर आ रहा है। ऐसे में दौड़ा कर लोगों को यहाँ पे भैंस ने उठाकर पटका है और ऐसे में कई लोग यहाँ पे घायल भी हुए। बता दें कुर्बानी के लिए भैंस लाई गई थी, जिस दौरान ये पूरा वाकया हुआ है। भैंस जो है उत्तेजित हो गया, जिसके बाद से खुद नीचे कूद के भैंस ने लंबी दौड़ लगाई। कई लोगों को उठा के पटका भी गया है। इस पूरे हादसे में कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कानपुर जिले के केदवई नगर थाना क्षेत्र के एक दबंग ने युवती को अगवा करके और जान से मारने की धमकी दी। साथ ही दबंग ने युवती को हर्ष दिल्ली के साक्षी हत्याकांड जैसे करने की भी बात कही। बता दें कि मंगलवार को युवती काम से लौट रही थी। इस दौरान दबंग ने बीच सड़क पर खींचकर युवती का फोन तोड़ दिया और उसे अगवा करने का प्रयास किया। मौके पर लोगों को इकट्ठा होते देख दबंग वहां से फरार हो गया। युवती ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आगे की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो बता दें बीच सड़क पर एक युवती को परेशान किया गया है एक युवक द्वारा और अगवा करने की भी कोशिश की गई है। तो वहां के ग्रामीणों ने जब देखा तो युवक डर के भाग गया है। पूरी जानकारी युवती द्वारा पुलिस को दे दी गई है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। इस दौरान युवक ने दिल्ली के साक्षी जैसा हत्याकांड की धमकी भी युवती को दी है। और सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है। धर्मांतरण के पीछे मंदिर के पंडे पुजारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके कहा है धर्मांतरण के पीछे धर्माचार्यों का गठजोड़ सिंडिकेट है। धर्म की दुहाई देकर अपमानित करते हैं। राष्ट्रपति को अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। रामनाथ कोविंद को भी अपमान झेलना पड़ा था। दलित आदिवासी के साथ अन्याय होता रहेगा, तब तक धर्मांतरण भी चलता रहेगा। जाति धर्म के आधार पर भेदभाव बंद करे। मंदिरों से पंडे पुजारी का गठजोड़ जो है वो खत्म करे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट निकल के सामने आया है। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर ये ट्वीट किया है। उन्होंने बोला है कि धर्मांतरण तब तक होता रहेगा जब तक ये पंडे पुजारी जो है वो रहेंगे और ऐसे में राष्ट्रपति को भी अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ा है। रामनाथ कोविंद को भी अपमान झेलना पड़ा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके धर्मांतरण को लेकर कटाक्ष किया है। दलित आदिवासी के साथ अन्याय होता रहेगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके लिखा है। बता दें कि तब तक धर्मांतरण भी चलता रहेगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके धर्मांतरण पे बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जाति धर्म के आधार पर भेदभाव बंद करे और इस धर्मांतरण का घूंट जो है, इस अपमान का घूंट जो है वो रामनाथ कोविंद को भी इसका कड़वा घूंट पीना पड़ा था। मंदिरों से पंडे पुजारी का गठजोड़ खत्म करे। तो सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने अवैध धर्मांतरण के मुद्दों पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कई बड़ी बातें कही है। बता दें कि उन्होंने धर्मांतरण के पीछे मंदिर के पंडे पुजारी को बताया है। तो धर्मांतरण के पीछे धर्मचारियों का गठजोड़ सिंडिकेट है, ये ट्वीट करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि धर्म की दुहाई देकर अपमानित करते हैं लोग। मछुआ आरक्षण के लिए आज से महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। अपने समाज की नाराजगी को दूर करेंगे संजय निषाद। बता दें मछुआर आरक्षण समेत 17 उपजातियों के खिलाफ संघर्ष होने जा रहा है। विधानसभावार लोगों से आरक्षण पर मांगेंगे उनकी राय। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल में अभियान की रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर मांगेंगे सहयोग। तो आज से मछुआरे का अभियान शुरू होने जा रहा है और ऐसे में संजय निषाद जो है ये अभियान शुरू करने जा रहे हैं। कई जिलों में अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इस अभियान के रिपोर्ट को जो है वो बीजेपी के सामने रखेंगे और सहयोग की उम्मीद करेंगे। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल में अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान की रिपोर्ट बीजेपी को दिखाकर मांगेंगे संजय निषाद सहयोग। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां
मछुआ आरक्षण के लिए आज से महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है और ये शुरुआत संजय निषाद द्वारा की जा रही है। अपने समाज की नाराजगी को दूर करने के लिए संजय निषाद ये शुरुआत करने जा रहे हैं। मछुआर आरक्षण समेत 17 उपजातियों के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में उतरते हुए संजय निषाद नजर आ रहे हैं। बता दें, विधानसभा वार लोगों से आरक्षण पर मांगेंगे उनकी राय और ये पूरी रिपोर्ट को बीजेपी के सामने रखकर उनसे सहयोग मांगेंगे। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, अयोध्या मंडल में यह अभियान शुरू होने जा रहा है। अभियान की जो रिपोर्ट निकल के सामने आई, बीजेपी के समक्ष रखकर उनसे सहयोग की उम्मीद करेंगे संजय निषाद। तो मछुआ आरक्षण के लिए आज से महासंपर्क अभियान जो है उसकी शुरुआत होने वाली है। अपने समाज की नाराजगी को दूर करेंगे संजय निषाद। इस अभियान के तहत जो है समाज की नाराजगी को दूर करेंगे और मछुआर आरक्षण समेत 17 उपजातियों के लिए संघर्ष करने वाले हैं। आदिपुरुष फिल्म को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई आज होने जा रही है। कल भी लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में हुई थी सुनवाई। कोर्ट में तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। केंद्र के वकील को कोर्ट में जवाब देने के लिए कहा था। आज हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए भी कहा गया है। तो कल भी लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और ऐसे में आज भी सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि कोर्ट में तमाम मुद्दों को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी और ऐसे में आज भी सुनवाई होने जा रही है। तो आज हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए कहा गया है वकील को। आज सुनवाई होने जा रही है। हाईकोर्ट में जवाब पेश करने के लिए वकील को कहा गया है। आदिपुरुष फिल्म को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में ये सुनवाई होने के लिए जा रही है और इससे पहले भी सुनवाई हो चुकी थी जिसमें कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी तमाम मुद्दों को लेकर और कल भी लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई थी। उत्तराखंड राज्य में मानसून की दस्तक के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जो राज्य सरकार के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि ये हम नहीं आंकड़े बयां कर रहे हैं, जिसमें आपदाएं राज्य के लिए हमेशा ही दुखदायी रही है। ऐसे में अब धामी सरकार ने भी आपदाओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के लगभग 80% भाग तक मानसून पहुंच गया है। उत्तराखंड में भी मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड राज्य के लिए आसमानी बारिश हमेशा ही आफत की बारिश बनी हुई नजर आई है, जिसमें अगले 4 से 5 दिन के लिए मौसम विभाग राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। राज्य में पिछले 48 घंटों में हुई बारिश से जहां 43 सड़कें बंद हो चुकी, हवाई सेवाएं बाधित हो चुकी और जल भराव के चलते कई शहरों में जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। मॉनसून सीजन में इस समय प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगले 5-6 दिन मानसून आने की संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन में जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है कि सबका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति को निपटने के लिए, उस स्थिति से पार पाने के लिए सक्षम हो। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं और रास्ते खोले जाएँ। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं, उन सभी को साफ किया जाए। सभी जिलाधिकारियों से भी बात की है कि सब लोगों को अलर्ट मोड पर रहना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आम जनता की मदद करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। साथ ही राज्य सरकार से भी पार्टी लगातार संबंध में बनाए हुए है, ताकि मानसून सीजन में किसी भी आपदा से निपटने में सरकार की मदद की जा सके। क्योंकि आपदा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने सरकारी तंत्र को अलर्ट किया है और हमने अपने कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया है किसी प्रकार की मदद के लिए जहाँ भी आवश्यकता रहती है वो चट्टान पर खड़े रहेंगे
और यात्रा सीजन है, यात्रियों की सेवा अतिथि देवो भव, ये हमारा सिद्धांत है, वैचारिक पक्ष भी है। उस दिशा में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि अपने क्षेत्र में इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मॉनसून सीजन की दस्तक के साथ ही विपक्षी पार्टी के सत्ताधारी दल पर जुबानी हमले भी तेज हो गए। कांग्रेस नेता की माने तो सरकार की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि सरकार के सभी दावों की पोल पहली बारिश में ही खुल गई है। देखिए, मानसून सर पर है और प्रदेश में आपदा की शुरुआत भी हो चुकी है। कल पहली ही बारिश में आपने देखा कि चार धाम रूट की 46 सड़कें लगभग अवरुद्ध थी और यात्रियों को जगह जगह परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी अगर देहरादून की बात करें तो शहर की गलियों से लोगों का निकलना दोभर हो गया। जल भराव की भयावह स्थिति थी। स्मार्ट सिटी के नाम पर 1650 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी देहरादून शहर स्मार्ट नहीं बन पाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भले ही स्मार्ट बन गए हों, पूरे प्रदेश के अंदर आप देखिए कि जगह जगह अगर पहली बारिश में ही सड़कें अवरुद्ध होंगी बड़ी भारी मात्रा में, तो आने वाले समय का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो विकास की बात सरकार प्रदेश में कर रही है, वो विकास प्रदेश में कहीं नज़र नहीं आ रहा है। सरकार केवल जुमलेबाजी और बयानबाजी से जनता को गुमराह करना चाहती है, लेकिन पहली बारिश ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। आंकड़े बयां कर रहे हैं कि जिसमें आपदाएं राज्य के लिए हमेशा ही दुखदायी रही हैं। ऐसे में अब धामी सरकार ने भी आपदाओं से निपटने के लिए कमर कस ली है। उम्मीद है कि इस बार हालात बेकाबू न हों। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।